सूरज पूरब से उगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। इनकी हिंदी से। आई एम सॉरी यार, मैंने थोड़ी किया था, गलती से हुआ था। इट वॉज डन इन मिस्टेक नहीं होता, इट वॉज डन बाय मिस्टेक। बाय की हिंदी से, गलती से, पूरब से। वो सुबह से डांस कर रही है। शी हैज बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस की हिंदी से। 4 घंटे से डांस कर रही है। 4 घंटे से डांस कर रही है। फॉर की हिंदी भी से पर ही जाती है। वो तो मैंने चाकू से काटा था। विद अ नाइफ। विद की हिंदी भी से चली जाती है। मुझे तुमसे बात करनी है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। तुमसे, तो वो भी हिंदी से जा रही है। वो पता है बिल्डिंग से कूद गया। बिल्डिंग से कूदा था। ऑफ का हिंदी अर्थ भी से जाता है। और हम अपनी मेहनत से पास हुए हैं। पैसे देके पास नहीं हुए, अपनी दम पर अपनी मेहनत से पास हुए हैं। बाय डिंट ऑफ से के तौर पर जाता है। एंड द बेस्ट अमंगस्ट ऑल। मुझे तुमसे बदला लेना है। तो हिंदी की फीलिंग्स तो हमें फ्रॉम में आती है। ये पैसे कहां से लिए थे? पापा से लिए थे। आई बोरोड मनी फ्रॉम माई फादर। फ्रॉम की हिंदी जैसे से बनती है काफी बार, आई अग्री। पर मुझे तुमसे बदला लेना है। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज फ्रॉम यू। टेक रिवेंज फ्रॉम नहीं होता, टेक रिवेंज। Namaskar, this is Kapildev Sharma and I once again welcome you to my YouTube channel English by Kapildev Sharma in I think one of the most awaited videos of all time, prepositions. जी हाँ, इस वीडियो में आपको prepositions का इंट्रोडक्शन मार्क करना चाहूंगा इन डिटेल और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अगले हफ्ते से आपको यूज ऑफ एट, ऑन, इन, इनटू, अबव, ओवर, अंडर सारे प्रपोजिशंस के इन डिटेल इन कोशिश करूंगा उसी सिंप्लिसिटी के साथ में कि आपको कुछ रटना ना पड़े, वीडियोस मिलते रहेंगे। तो बिफोर आई प्रोसीड एक बार जल्दी से फॉर्मेलिटी कर देता हूँ। कुछ चीजें जो चैनल पर मौजूद हैं एक बार देख लीजिएगा। वन कैन गो थ्रू मैनी वीडियोस ऑन ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, वर्ब, एडवर्ब सारी अवेलेबल है। वोकैबुलरी के काफी वीडियोस हैं ऑन रूट वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, अपनी हिस्ट्री और एटमोलॉजी के साथ में प्रीवियस ईयर पेपर, बैंक, एसएससी के बहुत सारे सॉल्व कराए हैं, समय समय पर कराता रहता हूँ। प्लेलिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं। और कुछ आपके वीडियोस आरसी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स के भी मौजूद हैं। एक बार आप प्लेलिस्ट सेक्शन चेक करेंगे तो आपको इस तरह मिल जाएगा सारा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, वर्ब्स, एडवर्ब, क्लोज टेस्ट, हर चीज की एक सेपरेट प्लेलिस्ट है। उसी के वीडियोस आपको वहां पर प्रिसाइजली मिल जाएंगे। मेरे साथ पढ़ना चाहें तो मेरी ऐप पर पढ़ सकते हैं विद द सेम टाइटल इंग्लिश बाय कपिलदेव शर्मा, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर, जिसमें आपको 3 बैचेस मिल जाएंगे हाल फिलहाल। एक ग्रामर का बैच है जिसमें आपको इन डिटेल सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई जा रही हैं, पढ़ाई जाएंगी। जो क्लासेस हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं। लाइव क्लास, लाइव चैट के साथ आप देख सकते हैं। पीडीएफ और नोट्स अवेलेबल हैं, आप जितनी बार चाहे रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। और एक ग्रुप है जिसमें कि आप 24/7 अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं। तो लाइव के अलावा भी आपके लिए बेनिफिशियल है। एक प्रैक्टिस बैच है टियर 1 टियर 2 प्री और मेंस दोनों को कंबाइन करके बेसिक और एडवांस लेवल तक हर टॉपिक जो बैंक, एसएससी और ऐसे एग्जाम्स में आते हैं आपको पढ़ाया जाता है। तो आप चाहे तो प्रैक्टिस बैच में आ सकते हैं, कॉम्बो ले सकते हैं दोनों का। और वीडियोस ऑन डिमांड, एक साथ सारे वीडियोस आपको चाहिए तो आप वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो एक बार मेरी ऐप डाउनलोड करके विद द सेम टाइटल इंग्लिश बाय कपिलदेव शर्मा आप चेक कर सकते हैं एंड कैच मी अक्रॉस डिफरेंट हैंडल्स। म्यूजिक चैनल, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए ही। आपको क्लासेस के नोटिफिकेशंस, डेली वोकैबुलरी, पीडीएफ और बहुत सी चीजें वहां से मिलती रहेंगी। लिंक पिन है वहां से, या आप डायरेक्टली कपिलदेव शर्मा सर्च करके आ सकते हैं। तो जिसका बहुत 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 समय से इंतजार था, लेट्स टॉक अबाउट प्रीपोजिशंस। जी हाँ, पार्सिंग के आधार पर, उसकी एटमोलॉजी के आधार पर उसकी हेडिंग ये आपको दिख रही होगी। प्री अलग है, पोजिशन अलग है। ऐसी बहुत सारी भाषाएं होती हैं जहां पर पोस्ट पोजिशन भी होते हैं, तो वो अक्सर पीछे लिखे जाते हैं। अंग्रेजी में प्री पोजिशन है, लैटिन में भी है, जो पहले लिखे जाते हैं और जिस भी शब्द के पहले लिखे गए हैं उसका रिश्ता, वो प्लेस हो सकती है, टाइम हो सकता है, मैनर हो सकती है, कोई पर्पस हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है, कुछ भी पहले आने वाले शब्दों से रिलेट किए जा सकते हैं। ज्यादातर तो वो सब्जेक्ट के साथ होता है, लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्ट के साथ भी एसोसिएट हो सकता है। मैंने सिंपल वर्ड्स में ही कहा, एक बार वापस कहना चाहूं, टाइटल ही है, पार्सिंग करेंगे तो प्री अलग दिखता है, पोजीशन अलग दिखती है। किसी भी शब्द के पहले प्लेस होकर, प्री, पोस्ट वाले पीछे भी आ जाते हैं, पहले प्लेस होकर उसकी पोजीशन दिखाई जाती है। और किसके रिस्पेक्ट में? ज्यादातर सब्जेक्ट के या फिर ऑब्जेक्ट के या फिर बाकी बचे कुचे शब्दों के रिस्पेक्ट में आप उसकी पोजीशन दिखा सकते हैं। तो ये बात सब जानते हैं कि एट, ऑन, इन, आफ्टर, बिलो, ओवर, अंडर, ये सारे प्रीपोजिशंस हैं। मेरा वही कॉमन सेंस का एक छोटा सा एग्जांपल मार्क करना चाहूं। मुझे दिल्ली जाना है और कहीं पहुंचना था। फ्रेंड से पूछा भाई कैसे कैसे जाऊंगा, तो बोलता है कि वहां पहुंच जाना,
वहां से तुझे एक पुल मिलेगा और पुल से सीधे पहुंच जाना, चले जाना, वहीं पहुंच जाओगे। ठीक है यार, मैं मेट्रो से बाहर निकला, पर माफी मुझे एक पुल नहीं दिखा, एक पुल ऊपर था, एक पुल नीचे था। तो मैं फिर परेशान हो गया कि यार ब्रिज तो उसने कहा था, बट ये नहीं बताया कौन से वाले ब्रिज से जाना है। ब्रिज मुझे पता है, नाउन, पर उसकी पोजीशन पता होना बहुत जरूरी है। तो मैंने किसी से आसपास पूछा, भैया वहां कैसे जाना है, कि इस ब्रिज से चले जाओ, कोई कह रहा है इस ब्रिज से चले जाओ। एटलीस्ट उसकी पोजीशन तो आपने डिफाइन की। मैंने फ्रेंड को ही फोन करके पूछा, भाई ब्रिज तूने बोला था चले जाना, ब्रिज तो मिल गया, पर कौन से वाले ब्रिज से जाना है, पोजीशन तो बता दो, एक ऊपर है एक नीचे है। ही सेड नहीं 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 नहीं, जो ऊपर वाला ब्रिज है उससे मत जाना, वो तो वहां पहुंचा देगा, आपको इस वाले ब्रिज से जाना है। तो ये जो शब्द आपने यूज किए, ओवर, अंडर, ऐसे अनगिनत वर्ड्स हैं जो आपकी पोजीशन डिफाइन करते हैं, उस शब्द की पोजीशन डिफाइन करते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या बाकी वर्ड्स के रिस्पेक्ट में जिसके पहले इन शब्दों को प्लेस किया गया है। तो ओवर हम जानते हैं पोजीशन दिखाता है, अंडर हम जानते हैं पोजीशन दिखाता है, इन है, एट है, इन फ्रंट ऑफ है, कई कंपाउंड शब्द भी होते हैं, आराम से देख लेंगे। इन फ्रंट ऑफ जैसे रहा, जैसे अकॉर्डिंग टू रहा, जैसे इन अकॉर्डेंस विद रहा, इनको कंपाउंड प्रीपोजिशन भी कहा जाता है। जैसे कंपाउंड नाउन थी कि डॉटर अपने आप में नाउन है, पर डॉटर इन लॉ, तीन शब्दों को मिलाकर कौन सी एडवर्ब बन जाती है, वो भी नाउन ही होती है। कमांडर खुद नाउन है, पर कमांडर इन चीफ कह के कौन सी प्रपोजिशन बन जाते हैं, वो भी नाउन ही थी। तो इन भी प्रपोजिशन है, फ्रंट लगा दिया इसका ऑब्जेक्ट, बगल में ऑफ लगा दिया, अब बना इन फ्रंट ऑफ, तो वो भी प्रपोजिशन ही रहेगा। इन प्रपोजिशन है, बीच में स्पाइट लगा दो, फिर पीछे ऑफ लिख दीजिए नए ऑब्जेक्ट को एसोसिएट करने के लिए, तो इन स्पाइट ऑफ बन जाता है। वो कौन सा कंजंक्शन है, वो भी प्रपोजिशन ही होता है। तो फर्स्ट ग्लैंस प्री और पोजिशन की कि जो पहले आकर पोजिशन दिखाते हैं, हाँ मैच्योरिटी है कि हर वक्त पोजिशन प्लेस की नहीं होती, टाइम की नहीं होती, कई ऐसी चीजों की हो सकती है जो एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग रखते हैं। फर्स्ट ग्लैंस प्रपोजिशंस, कोई भी ऐसा शब्द हो सकता है जो कि कोई भी पोजीशन दिखाएगा, रिलेशनशिप हो सकता है। पोजीशन मतलब हमेशा प्लेस नहीं होती कि कहां ऊपर है कि नीचे है, और भी चीजें हो सकती हैं, वो डायरेक्शन हो सकती है, लोकेशन हो सकती है, टाइम हो सकता है, पर्पस हो सकता है, रिलेशन खुद हो सकता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ में जो सेंटेंस के सब्जेक्ट से या ऑब्जेक्ट से आपकी पोजीशन डिफाइन कर देता है। सीधी सी बात है, शब्द जो पहले आते हैं प्री पोजीशन, और जिसके पहले आए हैं उसकी पोजीशन दिखाते हैं। जैसे कुछ कॉमन एग्जांपल्स ऑल ऑफ अस नो कि शी इज सिटिंग ऑन द बेंच, आप किसी बेंच पर बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियसली प्री पोजीशन कौन है, बेंच के पहले लिखा हुआ है, यही प्रीपोजिशन होगा। अब वो बैठी तो है, बेंच के ऊपर बैठी है, नीचे बैठी है, बगल में बैठी है, सामने बैठी है, इधर बैठी है, वो आप दिखा सकते हैं, तो वो काम प्रीपोजिशन का रहा। तो बेंच के पहले आकर प्री पोजीशन पोजीशन दिखा दी कि वो कहां पर बैठी हुई है। देयर इज अ कैट अंडर द टेबल, अंडर ऑब्वियसली हम सब जानते हैं प्रपोजिशन है, किसी शब्द के पहले आया है और उसकी पोजीशन बाकियों के रिस्पेक्ट में दिखा सकता है कि कैट जो है वो कहां पर है, तो वो टेबल के ऊपर है, टेबल के नीचे है, सेम काम, टेबल के आगे है, टेबल के पीछे है, इधर है, उधर है, कोई भी आपने पोजीशन ही मार्क की है। हालांकि फिजिकल पोजीशन है तो बहुत आसानी से समझ में आ गई, कहां पर है भाई, यार मैं तो घर पर आ गया, अब तो यार फिर कल आ पाऊंगा, चलो कल मिलते हैं फिर, फाइन। उमेश इज एट होम, जनरली वी से एट भी पोजीशन दिखाता है फिक्स पॉइंट के आधार पर, एट तो बहुत अच्छा प्रपोजिशन है, देखेंगे आप बहुत जल्द डिटेल में। तो एट भी तो आपकी पोजीशन रही, किसी शब्द के पहले आकर आपकी पोजीशन दिखा दी कि वो घर पर है, रेलवे स्टेशन पर है, मार्केट में है, फंक्शन में है, गार्डन में है, ETC। अब है इज डांसिंग ऑब्वियसली इन द गार्डन, कई बार ऑब्जेक्ट नाउन है तो नाउन के साथ एडजेक्टिव भी तो हो सकते हैं, तो वो पहले आ सकता है, और भी शब्द उसके पहले आ सकते हैं, बट हाँ ओवरऑल पोजीशन तो आपकी ही दिखाई जाएगी। तो अब है गार्डन में डांस कर रहे थे, या फिर किसी स्टेडियम में डांस कर रहे थे, या अपने घर पर डांस कर रहे थे, वो आपकी पोजीशन हो सकती है। वो तो हमारे घर के सामने ही रहती है। शी लिव्स इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, कभी पार्स करोगे तो इन इकलौता प्रपोजिशन है, उसके बगल में उसका ऑब्जेक्ट हो गया फ्रंट, डन। लेकिन मुझे एक और ऑब्जेक्ट एसोसिएट करना है मेरे घर के सामने, तो आपको एक और प्रपोजिशन मार्क करना पड़ता है। आफ्टर ऑल ये पूरा कंपाउंड बन जाता है, फ्रेज प्रपोजिशन भी कहा जाता है, दो तीन शब्दों का समूह है तो फ्रेज आप उसे कह सकते हैं। कई बार प्रपोजिशन के साथ एक ऑब्जेक्ट आता है, बेंच, टेबल, होम, गार्डन, हाउस, मार्केट, ऑफिस, ETC। कई बार प्रपोजिशन के साथ एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी एसोसिएट किए जा सकते हैं, वो कंजंक्शंस का काम होता है, लगा दो कितने भी जोड़ सकते हैं। जैसे आप जानते हैं बिटवीन की पेयरिंग हमेशा एंड के साथ होती है,
तो भाई ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। दिस शुड बी बिटवीन यू। अब बिटवीन दो के लिए आएगा कम से कम, तो बिटवीन प्रपोजिशन तो है, पर एक के लिए बिटवीन कैसे आ जाएगा? फिर दूसरे को किससे जोड़ें? तो जोड़ने का काम तो कंजंक्शन करते हैं। तो दिस शुड बी बिटवीन यू एंड मी। तो ये थोड़ी है कि बिटवीन के साथ एक ही ऑब्जेक्ट आता है, बिटवीन तो हमेशा आता ही दो के लिए है, तो वहां पर आप दूसरा भी एसोसिएट कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि वो बिटवीन के साथ हो, किसी के भी साथ में हो सकता है। ये सड़क थोड़ी डाबाडोल है, देख के चलना। कई बार आपको प्लेन भी मिलेंगे, हम सर इशारा गलत हो गया, कई बार आपको हिल भी मिलेंगे, प्लेन भी मिलेगा, हिल भी मिलेगा, प्लेन भी मिलेगा। रास्ता पूरा उबड़ खाबड़ सा है। दिस रोड रन्स ओवर प्लेन एंड हिल। तो पहाड़ के ऊपर भी चढ़ना हो सकता है, प्लेन सड़क भी हो सकती है, पहाड़ भी हो सकते हैं, प्लेन भी हो सकती है, दैट वे। तो कई बार हम एक नहीं दो दो ऑब्जेक्ट एसोसिएट कर सकते हैं किसी भी प्रपोजिशन के साथ में। और भाषा है, नाउन में प्रोनाउन में पढ़ा दिया था, शब्द एक हो सकता है, शब्दों की पूरी फ्रेज हो सकती है, दो तीन शब्दों का समूह, एक पूरा क्लॉज भी हो सकता है, यानी खुद पूरा एक सेंटेंस है जो किसी का सब्जेक्ट या किसी का ऑब्जेक्ट बिहेव कर सकता है। ये मैंने प्रोनाउन में दिखाया था, आप चाहें तो प्रोनाउन से वीडियो में चेक कर लीजिएगा, आपको आराम से मिल जाएगा। तो ध्यान से सुनो, लिसन टू मी सिर्फ एक शब्द है, लिसन टू मी सिर्फ एक प्रोनाउन लगा दिया। नाउ आई एम सेइंग लिसन टू व्हाट आई से, जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो ध्यान से सुनना। तो आपको सुनना मुझे नहीं है, जो मैं कह रहा हूं वो आपको ध्यान से सुनना है। तो जरूरी थोड़ी है कि ऑब्जेक्ट एक शब्द होगा, ऑब्जेक्ट पूरी फ्रेज या पूरा क्लॉज भी हो सकता है। तो प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स एक शब्द हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, फ्रेज हो सकती है, पूरा का पूरा क्लॉज भी हो सकता है। आई होप ऑब्जेक्शन ना हो। ना मैंने अभी तक कभी किसी भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल किया है समझाते वक्त, जितना भी पढ़ाया आपको, ना अभी यूज किया। आई रिपीट, प्री पोजिशन, पहले पोजीशन आकर, पहले आकर, किसी भी शब्द के पहले आकर उसकी आप पोजीशन दिखा देते हैं, आपको प्रपोजिशन कह दिया। फिर थोड़ा आगे बढ़ गए, जरूरी नहीं है कि वो एक ही शब्द हो, वो दो तीन शब्द हो सकते हैं, फ्रेज हो सकती है, पूरा का पूरा क्लॉज भी हो सकता है। और दो एग्जाम्पल लिखे मैंने नेक्स्ट स्लाइड में, क्योंकि आगे आपको वो शब्द खुद दिखा देंगे जब उनका यूज होगा तब। जरूरी नहीं है कि आप इनसे सिर्फ फिजिकल पोजीशन दिखा पाए कि आगे हैं, पीछे हैं, सामने हैं, बगल में है, इधर है, उधर है। कई बार और भी चीजें प्रपोजिशंस दिखा सकते हैं। जैसे बचपन से देखा हुआ पोजेशन का काम भी तो प्रपोजिशंस ने किया था। नाउन में पढ़ा था पॉसेसिव केस, इंडियाज पॉपुलेशन, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन ऑफ इंडिया से ही रिप्लेस करके लिखाया जाता था। भैया रोहन तुम्हारा बैग छूट गया था, ले जाना, रोहन्स बैग, द बैग ऑफ रोहन। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर्स लाइफ, द लाइफ ऑफ अ टीचर, एन एक्टर्स लाइफ, द लाइफ ऑफ एन एक्टर, और ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इंग्लिश में ऑफ भी तो होता है, ऑफ तो नहीं दिखाता पोजीशन कौन ऊपर है नीचे है, जो मैंने पहले ही कहा था। कोई भी रिलेशन, आइडेंटिटी, वैल्यू हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो पोजीशन ही हो, वो डायरेक्शन, लोकेशन, टाइम, कोई भी चीज हो सकती है। तो जैसे द बैग ऑफ द स्टूडेंट, द पॉपुलेशन ऑफ द नेशन, द जीडीपी ऑफ इंडिया, ये चीजें भी हो सकती हैं पोजीशन दिखाने के लिए। और मैं एक यार नया टूल लेकर आया हूं, मशीन लेकर आया हूं, किस पर्पज से? इस पर्पज से, तो उसके पीछे उसका पर्पस भी हो सकता है। मतलब चीजें बहुत सारी होती है प्रपोजिशंस में, सिर्फ एक चीज की दम पर उसे रटिए मत कि पोजीशन का मतलब, क्योंकि ये एक्सपीरियंस की दम पर ही कह पा रहा हूं, बच्चों को लगता है पोजीशन मतलब पोजीशन, ऊपर नीचे आगे पीछे बस हो गया काम। उसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स भी होते हैं जो आपको पॉइंट करके पोजीशन तो नहीं दिखा सकते, लेकिन यहां से देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। आई होप यहां तक ऑब्जेक्शन ना हो। आइए थोड़ा इसको और डिटेल में देख लेते हैं। इंग्लिश मानती है, क्योंकि लैटिन से बहुत कुछ कॉपी किया है। तो एक भाई साहब थे, जॉन, 1631 से लेकर 1700 तक रहे, इंग्लिश पोइट थे। इन्होंने लैटिन से ही कॉपी करके समझा कि नहीं, लैटिन में यार प्रपोजिशंस ना पीछे नहीं आते, तो इन्होंने कह दिया कि नहीं, इंग्लिश में भी प्रपोजिशंस कभी पीछे नहीं आने चाहिए। सेंटेंस थोड़े अच्छे हैं, फिर बहुत अच्छे भी हैं, आप नोटिस करना, और वही कॉमन सेंस से समझ जाओगे, कुछ रटने की जरूरत नहीं। पर थोड़ी सी हिस्ट्री बोल दूं तो भाई साहब कहते हैं, इंग्लिश पोइट थे, कि नहीं नहीं, प्रपोजिशंस पीछे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि लैटिन में प्रपोजिशंस पीछे नहीं आते हैं। तो भैया ये लैटिन नहीं है, इंग्लिश है, मतलब मैं उनको क्रॉस नहीं कर रहा हूं, और भी राइटर्स के वर्क दिखा रहा हूं। चर्चिल जी का नाम आपने सुना होगा। चर्चिल ने फिर ऐसे ऐसे सेंटेंस बनाकर उनको दिए कि वो बात फिर वहीं की वहीं खारिज हो गई। अब वो मैं नहीं जा रहा हिस्ट्री पर, लेकिन आज इंग्लिश में जरूरी नहीं है कि प्रपोजिशन के पीछे ही उसका ऑब्जेक्ट आए, वो ऑब्जेक्ट उसके पहले भी हो सकता है। प्रपोजिशन सेंटेंस के पीछे भी आते हैं, जो एक जमाने में नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म मानी जाती थी, लेकिन आजकल वाइडली एक्सेप्टेड है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं दिखाई देता हूं जरूरत ही क्या पड़ जाती है कि पीछे आते क्यों हैं। मैंने कहा दो सेंटेंस को जोड़कर कि ये वही आदमी है। कौन सा आदमी? अरे जिसके साथ मैं रहता था, जिसके साथ मैं रहता था। तो एक्चुअली दो स्टेटमेंट हैं, ये वो आदमी है, मैं इस आदमी के साथ रहता था,
पर आपको शुरुआत से बोला कि नाउन नहीं, भाषा में जैसे मैथ्स में होता है सिंप्लीफिकेशन, वैसे ही लैंग्वेज में भी बार बार कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आनी चाहिए। चीजें जितनी सिंपल हो, सिंप्लीफिकेशन इंग्लिश में कर लो, उतना ज्यादा आसान रहेगा। हिंदी में भी नहीं होता, किसी लैंग्वेज में नहीं होता। आप दो बार थोड़ी बोलते हैं ये वही आदमी है, आदमी जिस आदमी के साथ में रहता था, ये दो बार क्यों दिखाना चाह रहे हैं? ये वही आदमी है जिसके साथ में रहता था। अरे ये वही पेन है जिसे पेन आप ढूंढ रहे थे, दोबारा पेन नहीं आएगा। ये वही पेन है जिसे आप ढूंढ रहे थे। भाई ये वही शहर है जहां मैं शहर में रहता था, दोबारा शहर नहीं आएगा। ये वही शहर है जहां मैं पहले रहता था। तो कई बार इन चीजों को ड्रॉप कर देते हैं। अब वो सेंटेंस में पहले आ चुका है तो दोबारा उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंप्लिसिटी, कॉमन सेंस। ये वही आदमी है जिसके साथ में रहता था, तो दिस इज द मैन आई यूज्ड टू लिव विद। फुल स्टॉप लगा दो विद के बाद। क्यों? क्योंकि विद का जो ऑब्जेक्ट में किसके साथ रहता था? इसी आदमी के साथ। तो यही तो वो आदमी है जिसके साथ में रहता था। ऑब्वियसली विद का ऑब्जेक्ट वो आदमी खुद है। ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रपोजिशन अकेला आ गया, उसके पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं, फिर वो पोजीशन किसकी दिखाएगा। लेकिन कई बार जब हम दो सेंटेंस जोड़कर बनाते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट उसके पहले भी मेंशन किया जा सकता है और किया जाता है, टू बी ऑनेस्ट। अरे यही किताब ढूंढ रहे थे क्या? हाँ, यही वो किताब है जिसे मैं ढूंढ रहा था। तो जिसे मैं ढूंढ रहा था, किसे? इस किताब को, जो आपने पहले ही मेंशन कर दिया है। तो अब जो पोजीशन आप दिखाएंगे उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट सेंटेंस में पहले ही आ चुका है। सो दिस इज द बुक, से हियर इज द बुक यू वर लुकिंग फॉर। तो आई थिंक यू वर लुकिंग फॉर दिस बुक एंड दैट्स द बुक यू वर लुकिंग फॉर। ये तो लाइन स्पोकन इंग्लिश में बहुत कॉमन तौर पर हम यूज करते हैं। अच्छा यही तो वो सिटी है, शहर है जहां पर मैं पहले रहता था। तो मैं कहां रहता था? इसी शहर में रहता था। तो द सिटी आई यूज्ड टू लिव इन। ऑब्वियसली इन का ऑब्जेक्ट सिटी है, बट नीड नॉट मेंशन अगेन एंड अगेन अगेन, और वो गलत हो जाएगा। बार बार आप लिखेंगे तो सेंटेंस बर्बाद ही होगा। तो साधारण तौर पर ये नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं, बट कभी कभी, जो आजकल एक्सेप्टेड एक जमाने में नहीं था, इनको पीछे भी लिखा जा सकता है। अब ये जो तीन एग्जाम्पल मैंने लिखे आई थिंक क्लियर होंगे। इनको आप हिंदी से भी रिलेट कर सकते हैं क्योंकि साफ दिख रहा है। यही वो इंसान है, मैं रहता था नहीं, जिसके साथ रहता था। तो आई यूज्ड टू लिव विद दिस मैन, तो लिव विद दिस मैन, तो वो विद पीछे आ गया। यही वो किताब है, लुक तो हमेशा इंट्रांसिटिव है, जिसे मैं ढूंढ रहा था। आई वॉज लुकिंग फॉर दिस बुक एंड दिस इज द बुक आई वॉज लुकिंग फॉर। चलेगा। यही वो शहर है, मैं रहता था नहीं, जहां रहता था। आई यूज्ड टू लिव सिटी नहीं, आई यूज्ड टू लिव इन दिस सिटी पॉसिबल है। तो आई थिंक यहां ऑब्जेक्शन नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि हिंदी में वहां प्रपोजिशन है, इंग्लिश में नहीं है, तो हमें फील ही नहीं होता कि यहाँ प्रपोजिशन की जरूरत थी। बहुत अच्छे सेंटेंस लिखे, थोड़ा नोटिस करना। आई रिपीट, बहुत अच्छे सेंटेंसेस लिखे, थोड़ा नोटिस कीजिएगा। कई बार हमें फील नहीं होता कि हमें जरूरत है भी किसी प्रपोजिशन की, वो डायरेक्टली प्लेस किए जाते हैं, ओमिट कर दिए जाते हैं, और हमें लगता है सही तो है सेंटेंस। जैसे कॉमन सेंस, आप में से कई लोग जानते हैं, आई नो, बट फिर भी एक नेचुरल टोन में पढ़ के देखो। रूल नहीं बनाने, अपन तो डिराइव कर लेंगे इनको कि यार मेरे को पेन चाहिए, आई नीड अ पेन। क्यों? लिखने के लिए। ऑब्वियसली पेन से क्या करते हैं? लिखते ही तो हैं। तो आई नीड अ पेन टू राइट, मुझे लिखने के लिए पेन चाहिए। साउंड्स करेक्ट बट इज रॉन्ग। मुझे यार एक पेपर चाहिए। उससे पहले एक बात बताओ, पेपर तो मटेरियल नाउन थी, तो आपको फिर यहां पर पीस ऑफ पेपर करना पड़ेगा, या फिर आर्टिकल हटा ही दो, बेहतर होगा। तो आई नीड पेपर टू राइट, ऐसे ही कर लेते हैं, मुझे पेपर चाहिए लिखने के लिए, पेन चाहिए लिखने के लिए। तो ना मेरे पास लिखने को पेन है, ना मेरे पास लिखने के लिए पेपर है, कागज है। सही तो है पर गलत है। सेम करेक्शन यहां पर होगा। इंक अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है, तो उसके पहले आप आर्टिकल कैसे प्लेस करेंगे? मुझे एक इंक चाहिए, मटेरियल होता है। तो आई नीड इंक टू राइट। यार मेरे पास ना तो पेन है लिखने के लिए, गलत है। मेरे पास ना तो कागज है लिखने के लिए, गलत है। ना ही मेरे पास इंक है लिखने के लिए, पर यह गलत है। उस गरीब के पास बिस्तर तक नहीं था, क्यों? सोने के लिए। ऑब्वियसली तो सही तो है, ही हैड नो बेड टू स्लीप। क्या बात कर रहे हैं यार, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? समझाता हूं उसको अभी। ये सारे सेंटेंस गलत हैं। इनमें कुछ कुछ करेक्शन प्रपोजिशंस के पीछे लिखे जाएंगे जो हिंदी में फेल नहीं हो रहे, आई रिपीट, पर आप इनकी पार्सिंग कर लो। जैसे ये दो सेंटेंस थे कि आई लिव्ड विद दिस मैन, तो दिख रहा है ना विद चाहिए उधर, नॉट आई लिव्ड दिस मैन। यू वर लुकिंग फॉर दिस बुक, नॉट यू वर लुकिंग दिस बुक। आई यूज्ड टू लिव दिस सिटी, या फिर लिव इन दिस सिटी। इधर आ जाओ। पहला सेंटेंस बन जाएगा आई नीड अ पेन, मुझे पेन चाहिए। सही है, वो तो कंप्लीट है, कोई एडिटिंग नहीं चाहिए। बट क्या हम पेन लिखते हैं? डू वी राइट अ पेन? वी डोंट राइट अ पेन, वी राइट विद अ पेन। लॉजिकली देखो बहुत आसान है, किसी रूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रूल बहुत प्यार से क्रॉस हो सकता है। आई नीड अ पेन टू राइट विद।
ये करेक्ट आंसर है जो हिंदी में फील नहीं हो रहा। पर आप ऐसे देख लो ना, अगर यहां लिखा होता पेपर, कोई लेटर, तो फिर चल जाता, बिकॉज वी राइट अ लेटर, हम लेटर लिखते हैं। वी राइट एन एप्लीकेशन, लिखते हैं। वी राइट एन ऐसे, लिखते हैं। बट वी डोंट राइट अ पेन, हम पेन नहीं लिखते, पेन से लिखते हैं। तो आई नीड अ पेन टू राइट विद, दो सेंटेंस बनेंगे। आई नीड अ पेन, आई राइट विद अ पेन, मुझे पेन चाहिए, पेन से लिखना है, पेन से लिखना है, तो उस केस में विद अ पेन हो जाएगा। पर हाँ, वो पेन तो ऑब्जेक्ट कॉमन था, आ चुका है सेंटेंस में, तो आपको दोबारा मार्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप क्लियर होगा। दोबारा देख लेते हैं। यार मुझे कागज चाहिए लिखने के लिए, तो दो सेंटेंस बनाओ। आई नीड अ पीस ऑफ पेपर, मुझे कागज चाहिए, ठीक है। एंड आई राइट अ पीस ऑफ पेपर, या फिर आई राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। कागज नहीं लिखते हैं, कागज पर लिखते हैं। पेन नहीं लिखते हैं, पेन से लिखते हैं। तो इधर वाले सेंटेंसेस पे ध्यान दो ना, उधर तो लिखा ही है फ्लैट, मुझे पेन चाहिए, पेपर चाहिए, जो भी कहिए। आई राइट विद अ पेन, वी राइट विद अ पेन, हम लोग भी तो पेन से ही लिखते हैं। आई राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, वी राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। वी डोंट राइट अ पीस ऑफ पेपर, कागज नहीं लिखते हैं, कागज पर लिखते हैं। पेन नहीं लिखते हैं, पेन से लिखते हैं। और सिमिलरली इसका वक्त आने पर आपको आंसर मिलेगा कि यही प्रपोजिशन क्यों आया। रटना नहीं है, लॉजिक है, बना लेंगे अपन, बट आगे अभी नहीं दिखा सकता। कि मुझे इंक चाहिए लिखने के लिए, तो वो से वाला सेंस आपके इधर आ जाएगा। थोड़ी देर से मैं आपको दर्शन कराता हूं किसी के, मतलब वो दिखाता हूं, मजाक है। आई नीड इंक टू राइट इन, अब ये मैं अभी नहीं समझा सकता, माफ कीजिएगा। आई रिपीट, बिना पूछे आपको आंसर मिल जाएगा। जब हेडिंग होगी यूज ऑफ विद, इन और बाय फॉर द इंस्ट्रूमेंट, फॉर द डूअर्स, फॉर द एजेंट्स, उसमें आप आराम से देख लेना। अभी आप मान लो किताब में रूल लिखा है राइट इन इंक होता है, इंक से लिखने के लिए इन आता है, तो अभी उनकी मान लो, मैं आपको डिराइव करके दिखा दूंगा। पर हाँ, बात तो सही है ना, हम लोग इंक थोड़ी लिखते हैं, इंक से लिखा जाता है। हम लोग पेपर नहीं लिखते हैं, कागज नहीं लिखते हैं, कागज पर लिखते हैं। और हम लोग पेन नहीं लिखते, पेन से लिखा जाता है। तो राइट विद अ पेन, राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, राइट इन इंक होता है। शायद आप समझ गए हो, या फिर से ये वेरिएशन लगा लो। यार मेरे पास बिस्तर नहीं है, आई हैव नो बेड, से मेरे पास बिस्तर नहीं है, आई हैव नो बेड। बट डू वी स्लीप अ बेड, क्या हम बिस्तर सोते हैं? तो बिस्तर नहीं सोते, बिस्तर पर सोते हैं। जनरली ऑन लिखा जाता है, आई नो कई लोग जानते हैं, आजकल इन भी एक्सेप्टेड है, बात बराबर ही है। एक तरह से वो फ्लैट बेड जो होते हैं, जिनके ऊपर बॉडी रहती है, एक सरफेस की तरह काम करते हैं, जैसे ऑन द फ्लोर। अब इसी पर सो गया तो आई वाज स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, नॉट इन द फ्लोर, उसके अंदर थोड़ी जाऊंगा। आई वाज स्लीपिंग ऑन द बेड, ये वाले होते हैं जिन पर बॉडी एक लेयर की तरह ऊपर रहती है, प्लेटफॉर्म की तरह काम करते हैं। पर आजकल गद्दे देखें, इतने स्पंजी भी आते हैं। वो 6 इंच का है, 8 इंच का गद्दा था फॉर एग्जाम्पल, उस केस में थोड़ी बॉडी उसके अंदर चली जाती है, उस केस में इन द बेड भी होता है। और मम्मी जब डांटती हैं, पूरे दिन ये बिस्तर पर पड़े रहते हो, काम धाम नहीं है तुम्हारे पास, पूरे दिन बिस्तर पर, मतलब उसके ऊपर नहीं, बिस्तर में पड़े रहते हो रजाई ओढ़कर, तो वो एक तरह से इनसाइड का काम कर लेता है। तो वहां पर इन भी चल जाता है। कोई नहीं पूछता कि ऑन सही है कि इन सही है, बराबर है। बिस्तर दिखाओ ना, तब पता चलेगा कौन सा वाला यूज करना चाहते हैं। सो द पुअर हैड नो बेड टू स्लीप, उस गरीब के पास सोने के लिए बिस्तर नहीं था। बट वी डोंट स्लीप बेड, हम बिस्तर नहीं सोते, बिस्तर पर सोते हैं, या बिस्तर में सोते हैं, फॉर एग्जाम्पल दैट वे। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, ऑन और इन लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा। और ये कोई नई चीज नहीं है, इसी को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल मैं पहले से लेकर आया हूं। अगर जैसे वही विंस्टन चर्चिल वाली लाइन कि अगर साहब आप कहते हैं प्रपोजिशन पीछे नहीं आएंगे, तो कितना घटिया सेंटेंस मिलेगा। अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग, बिकॉज मैं कुछ तो बात कर रहा था। यू से आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, आप कुछ तो बात कर रहे थे, यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग। मैंने देखा आप किसी बारे में बात कर रहे थे, कुछ तो बात कर रहे थे, यू, सॉरी फॉर दैट। अब यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, आप कुछ तो बात कर रहे थे, किस बारे में बात कर रहे थे, वही समथिंग मुझे नहीं पता, तभी तो पूछ रहा हूं क्या बात कर रहे थे। तो समथिंग हटा के तो उसकी जगह व्हाट आ गया। पर क्या ये सेंटेंस ऐसे लिखे जाते हैं, अबाउट व्हाट, समथिंग हटा दिया, मुझे नहीं पता ना क्या था। अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग, किस बारे में बात कर रहे थे। हिंदी में तो होता है शुरू में, किस बारे में आप बात कर रहे थे। इंग्लिश में हमेशा आपने सुना है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या यार क्या बात कर रहे हो यार, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। प्रपोजिशन पीछे है, उसका ऑब्जेक्ट बहुत आगे है। अगर आप इसको बिगिनिंग में लिख दोगे, अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग, तो बड़ा गंदा स्टेटमेंट हो जाएगा। आई थिंक क्लैरिटी होगी इस सिंप्लिसिटी के साथ में कि प्रपोजिशंस अक्सर पहले आकर आने वाले नाउन प्रोनाउन की पोजीशन बताते हैं, इसीलिए इनको प्री और पोजीशन कहा जाता है, फाइन। पर हाँ, प्रपोजिशंस पीछे भी आ सकते हैं, और मुझे लगा फर्स्ट डे मुझे जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन में जरूरी रहेगा। बाकी फिर यूज तो आराम से कर ही लेंगे, किसका क्या काम था उस हिसाब से। तो वो इंसान जिसके साथ रहता था,
जिस पेन को ढूंढ रहा था, जिस शहर में रहता था, वो शहर आपने ऑब्जेक्ट की तरह पहले दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम पेन से लिखते हैं, पेपर पर लिखते हैं, इंक से लिखते हैं, बिस्तर पर सोते हैं, और किस बारे में बात कर रहे थे। Prepositions can be used nowadays at the end of a given statement as well। तो कभी awkward ना लगे कि preposition पर end कैसे हो रहा है, जरूर उसका ऑब्जेक्ट 100% उसके पहले ही दिया गया होगा। तो एक तो ये बेसिक्स रहे। हाँ यार, ये अच्छा लगा सुनकर, ठीक है। दो चीजें और ध्यान रखनी है, आप मुझसे पढ़ते हैं, अगर नए हैं तो फिर भी कहूंगा प्लेलिस्ट सेक्शन एक बार देखना, इतना सारा कंटेंट है कि आप देखते रहेंगे, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जो लोग रेगुलर मेरे साथ कनेक्टेड रहे हैं, वो 4-5 रामबाण से हो जाती है पूरी इंग्लिश। वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, प्रपोजिशंस के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होते हैं, मॉडल्स के साथ हमेशा V1 आती है, और एक सेंटेंस को सेंटेंस कहलाने के लिए फाइनाइट वर्ब का होना बहुत जरूरी है। बस हो गया, इन 5 से ही काम चल जाता है, बाकी शेयर लॉजिक है। दूसरा उठाइए, प्रपोजिशंस के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं, तो ये बात तो सच है। प्रपोजिशंस कभी भी सब्जेक्ट एसोसिएट नहीं कर सकते, ना इनके साथ में सब्जेक्टिव केस लिखा जा सकता नॉमिनेटिव केस में। इनके साथ चूंकि ऑब्जेक्ट आते हैं, तो नाउन के केस तो होते नहीं है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, क्योंकि वो सेम रहती है। रवि सॉ मोहन या मोहन सॉ रवि, बात बराबर ही है। आई रिपीट, रवि सॉ मोहन या मोहन सॉ रवि, बात बराबर है। रवि इज टॉकिंग टू मोहन, मोहन इज टॉकिंग टू रवि, बात बराबर है। पर आई सॉ हिम का उल्टा नहीं बनता, हिम सॉ आई, वो ही सॉ मी में चला जाता। आई का ऑब्जेक्टिव केस, ही का सब्जेक्टिव केस। या फिर आई वॉज टॉकिंग टू हिम का उल्टा नहीं बनता, हिम वॉज टॉकिंग टू आई, वो ऑब्वियसली टॉक टू मी, लिसन टू मी, अपने ऑब्जेक्टिव केस में पहुंच जाते हैं। तो अगर नाउन है तो उसके केस होते नहीं है, तो शिकायत का सौदा बनता नहीं है। पर अगर प्रोनाउन है तो अपने ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए किसी भी प्रपोजिशन के बाद में। तो ही वॉज इन्वाइटेड, पैसिव वॉइस, बाय भी तो प्रपोजिशन होता है। कभी जिंदगी में नहीं देखा ही वॉज इन्वाइटेड बाय आई, ही वॉज इन्वाइटेड बाय मी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एसोसिएट करते हैं, सब्जेक्ट नहीं। The food was cooked by she, ना कभी देखा ना कभी देख पाएंगे, the food was cooked by her। इसीलिए नोटिस किया, कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं, by who was this poem written, by भी तो प्रपोजिशन है, by who जिंदगी में नहीं पढ़ा, चाहे रटाई हो, by whom, अच्छा इसीलिए था क्या? हाँ, प्रपोजिशंस के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, और who सब्जेक्टिव केस था, तुम कौन होते हो, who are you, इस कहानी के लेखक कौन है, who is the writer of this poem। पर पैसिव बनते ही बाय के चक्कर में ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ जाता है, तो बाय whom was this poem written। आप तो मुझसे सीनियर हैं, सीनियर जूनियर याद है वो 9 निंजास, सीनियर जूनियर सुपीरियर इंफीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर प्रेफर प्रायर और एल्डर, जिनके साथ हमेशा टू लिखा जाता है, दोज लैटिन वर्ड्स। टू भी तो प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशंस के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखे जाते हैं। और पुरानी कहानी, जरूरी थोड़ी है कि एक ही ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर भैया जितने भी हों, रहने हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही चाहिए। सो दिस शुड बी बिटवीन यू एंड आई, ना होकर दैट शुड बी बिटवीन यू एंड मी। आई होप मुझसे पढ़ते हैं तो ये कोई नई चीज नहीं होगी आपके लिए, वो तो रोज सुनते आते हैं। प्रपोजिशंस के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, तो ऑब्जेक्ट हैं तो अपने ऑब्जेक्टिव या फिर एक्यूजेटिव केस में ही होने चाहिए। ये इम्पॉसिबल है, आई वॉज लुकिंग एट ही, आई वॉज लुकिंग एट हिम, शी वॉज लुकिंग एट आई, शी वॉज लुकिंग एट मी, या फिर लिसन टू मी, टॉक टू मी, or anything such। He said to I, नरेशन में नहीं पढ़ा मैंने, he said to me। Prepositions हैं तो इनके साथ 100% ऑब्जेक्ट ही आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। कई बार ऑब्जेक्ट नहीं आते, कई बार वर्ब आ जाती हैं। यार मुझे गाने का बहुत शौक है, I am interested in sing, मेरा सेंटेंस तो ये बनेगा कि मुझे गाने का बहुत शौक है। यहाँ आंसर्स लिखे हुए हैं, चलो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, I am interested in sing, मुझे गाने का बहुत शौक है, उसको नाचने का बहुत शौक है, he is fond of dance, पुरानी यादें। प्रपोजिशंस के साथ ऑब्जेक्ट आते हैं, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं, और सिंग वर्ब होती है। प्रोनाउन तो मैं इसका नहीं बना सकता, लेकिन हाँ मैं पढ़ा चुका हूं यूट्यूब पर भी, नॉन फाइनाइट्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसे इंग्लिश में जेरंड कहा जाता है, नाउन का ही काम करती है। पुरानी यादें, स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, कभी नहीं पढ़ा जिंदगी में, हिंदी में तो समझ में आ गया, स्विम मतलब तैरना, अच्छी आदत है, सही तो है, ग्रामर गलत हो रही है ना। स्विम वर्ब है, इज भी वर्ब है, और दो वर्ब साथ में कैसे आएंगी, सब्जेक्ट तो नाउन प्रोनाउन होना चाहिए, तो फिर इसकी जेरंड बना दी, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तब भी बताया था एक सब्जेक्ट ले लो, ऑब्जेक्ट ले लो कि आई लव सिंग, मुझे गाने का बहुत शौक है यार, इस केस में सिंग वर्ब है, लव वर्ब है, और दो वर्ब साथ में क्यों आएंगी, तो आप इसके साथ ऑब्जेक्ट दीजिए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होते हैं, तो आप इसका नाउन बना सकते हैं ना, सिंगिंग। अब ये जेरंड की तरह बिहेव करेगी, अब ये जेरंड की तरह बिहेव करेगी, तो वो ट्रांसिटिव थी, वर्ब ने ले ली। प्रपोजिशन ले सकते हैं, प्रपोजिशंस के साथ ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन। तो अगर वर्ब है तो आपको उसकी नाउन बनानी ही पड़ेगी। तो जनरली 99.9999 नहीं, 100% प्रपोजिशंस के साथ अगर वर्ब हैं तो नाउन फॉर्म में होनी चाहिए, जो अक्सर जेरेंट्स ही बनाती है। हाँ, इन भाई साहब से थोड़ा दूर रहना। टू के साथ, टू कभी कभी प्रपोजिशन होता है। एडिक्टेड टू डांसिंग, एडिक्टेड टू स्मोकिंग, तो वो जेरेंड ही है, प्रपोजिशन ही है, पर कई बार ये इन्फिनेटिव होता है, जो मैंने बताया था। बहुत अच्छा वीडियो है, कब टू के साथ आईएनजी आती है और कब टू के साथ V1 आती है, आप अपने लॉजिक से डिराइव कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में है वर्ब की में, चेक कर लीजिएगा। टू प्लस आईएनजी कब आता है, टू प्लस V1 कब आता है, तो वो वहां दिखा दिया था, वहां से आप देख लेना। इन्फिनेटिव्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे प्रपोजिशंस के साथ आईएनजी फॉर्म। क्यों? रूल थोड़ी है, ऑब्जेक्ट चाहिए, वर्ब थोड़ी ऑब्जेक्ट बिहेव करती है। नाउन बनाओ, जेरेंड तो नाउन ही होती है, बना दो फिर उसकी जेरेंड। इसीलिए तो आई एम इंटरेस्टेड इन डांस ना होकर आई एम इंटरेस्टेड इन डांसिंग। डांसिंग यहाँ जेरेंड है, जेरेंड नाउन के ही इक्विवेलेंट होती है। फिर वही कहानी, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं। उसको गाने का बहुत शौक है, शी इज फॉन्ड ऑफ सिंग ना होकर शी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। और हाँ, सिंगिंग वही वेरिएशन है, आईएनजी लगाकर नाउन बना दी, जेरेंड बना दी, प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन ही हो सकते हैं। यू कांट से आफ्टर कंप्लीट हिज होमवर्क ही वेंट आउट, अपना होमवर्क करने के बाद वो बाहर गया। आफ्टर प्रपोजिशन है, कंप्लीट वर्ब होती है जिसके पास ऑब्जेक्ट भी है, होमवर्क करने के बाद। और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट वर्ब कैसे हो सकते हैं? आफ्टर कंप्लीटिंग हिज होमवर्क ही वेंट आउट, पुरानी याद है। ही वांट ऑब्जेक्ट टू गो देयर, अब ये जिसको ऑकवर्ड लगे सर लेकिन सही तो लग रहा है, वो पुराने वीडियो में देखना। ऑब्जेक्ट टू के साथ हमेशा आईएनजी आती है क्योंकि ये प्रपोजिशन है। उसे मुझसे दिक्कत नहीं है, ही वांट ऑब्जेक्ट टू मी। उसे तुमसे दिक्कत नहीं है, ही वांट ऑब्जेक्ट टू यू। देखो, जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, आने में दिक्कत हो सकती है। तो जाना, गोइंग देयर, कमिंग हियर प्रपोजिशन था, ऑब्जेक्ट तो हमेशा आईएनजी ही लिखी जाती है। जस्ट लाइक एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, गिवन टू, सब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट टू, प्रोन टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, etc। हाँ, इन्फिनेटिव्स हैं तो बिल्कुल सही है, उसमें आपको एडिटिंग करने की जरूरत नहीं होती। आई होप मैंने काफी बता दिया है, पर एक चीज मैं जरूर कह दूं, YouTube पर बहुत कुछ है एक तरह से। अगर आजकल के जमाने में, आई एग्री टू बी ऑनेस्ट, कि अगर कोई भी कोर्स ना खरीदना चाहे तो YouTube पर इतना सारा कंटेंट है, हक से कह सकता हूं मेरे चैनल पर इतना कंटेंट है कि आप बिना पेड कोर्स खरीद के पढ़ सकते हैं। पर एक छोटा सा सजेशन रहेगा जो भी यहां तक पहुंच चुका है, कि भाई साहब ये काम मत करना, किसी एक भाषा को 100% दूसरी भाषा में कॉपी नहीं किया जा सकता। तो अगर आपने हिंदी से प्रपोजिशन लर्न करने की कोशिश की तो ये फीलिंग वही देगा जब ऑब्जेक्टिव केस में, जो हमारे पास क्वेश्चंस होते थे स्कूल में, चारों की शक्ल सेम होती थी। मतलब, चलो मैं दिखा देता हूं। प्लीज डोंट ट्राई टू लर्न प्रपोजिशंस इन हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज, डोंट ट्राई टू कॉपी देम एग्जैक्टली, अदरवाइज जज करिए। एक सैंपल दिया हुआ है, देखो, वो सबसे खतरनाक है पहला वाला, उसको लास्ट में उठाऊंगा। सूरज पूरब से उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इनकी हिंदी से। आई एम सॉरी यार, मैंने थोड़ी किया था, गलती से हुआ था। इट वॉज डन इन मिस्टेक नहीं होता, इट वॉज डन बाय मिस्टेक। बाय की हिंदी से, गलती से, पूरब से। वो सुबह से डांस कर रही है, शी हैज बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस की हिंदी से। 4 घंटे से डांस कर रही है, 4 घंटे से डांस कर रही है। फॉर की हिंदी भी से पर ही जाती है। वो तो मैंने चाकू से काटा था, विद अ नाइफ, विद की हिंदी भी से चली जाती है। मुझे तुमसे बात करनी है, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, तुमसे, तो वो भी हिंदी से जा रही है। वो पता है, बिल्डिंग से कूद गया, बिल्डिंग से कूदा था, ऑफ का हिंदी अर्थ भी से जाता है। और हम अपनी मेहनत से पास हुए हैं, पैसे देके पास नहीं हुए, अपनी दम पर अपनी मेहनत से पास हुए हैं, बाय डिंट ऑफ, से के तौर पर जाता है। एंड द बेस्ट अमंगस्ट ऑल, मुझे तुमसे बदला लेना है। तो हिंदी की फीलिंग्स तो हमें फ्रॉम में आती है। ये पैसे कहां से लिए थे? पापा से लिए थे। आई बोरोड मनी फ्रॉम माई फादर, फ्रॉम की हिंदी जैसे से बनती है काफी बार, आई एग्री, पर मुझे तुमसे बदला लेना है। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज फ्रॉम यू, टेक रिवेंज फ्रॉम नहीं होता, टेक रिवेंज ऑन लिखा जाता है। घटिया लग रहा है? वेरीफाई करना एक बार, टेक रिवेंज ऑन ही होता है, हिंदी से। आई रिपीट, ये काम बिल्कुल मत करना कि सूरज पूरब से उगता है, इन, गलती से हुआ था, बाय, सुबह से डांस कर रही है, सिंस मॉर्निंग, 4 घंटे से डांस कर रही है, फॉर 2 आवर्स, 4 आवर्स, चाकू से, विद अ नाइफ, इंक से लिखना है, राइट इन इंक होता है, तुमसे बात करनी है, टॉक टू यू, वो पहाड़ से कूद गया, ऑफ द बिल्डिंग, ऑफ द हिल, अपनी मेहनत से पास हुआ है, बाय डिंट ऑफ, मुझे तुमसे बदला लेना है, आई वांट टू टेक रिवेंज
ऑन यू होता है, फ्रॉम यू नहीं होता। तो अगर इन एम्बिग्युइटीज से बचना है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो। ना मैंने कभी रटवाया ना रटवा पाऊंगा, पर लॉजिकली चलोगे आपके लिए बेनिफिशियल होगा। रटेंगे, ठीक है। चलिए, फिनिशिंग आई थिंक दिस वीडियो हियर। यप, स्टे कनेक्टेड। आने वाले वीडियोस आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएंगे। जैसे यहां भी लॉजिक से समझाया, आगे भी लॉजिक रहेगा। रटने का कॉलम प्रीपोजिशंस में भी नहीं होगा, फॉर विच पेशेंस एंड योर कनेक्टिविटी इज अ मस्ट। इस चैनल पर बहुत सारा कंटेंट है, ग्रामर, वोकैबुलरी, प्रीवियस ईयर पेपर, आरसी, क्लोज टेस्ट, पैरासिंपल, सब कुछ मौजूद है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन आगे भी मिल जाएंगे आपको। एक बार चेक कर लीजिएगा। मेरी आप डाउनलोड कर सकते हैं विद द सेम टाइटल, कपिल देव शर्मा, इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। और आपको 3 बैचेस अभी अवेलेबल हैं। एक फाउंडेशन बैच, ग्रामर जिसको पढ़नी है शुरुआत से इन डिटेल, एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, लाइव क्लासेस विद लाइव चैट, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं इन केस यू मिस द सेशन, कैन वॉच इट एन नंबर ऑफ टाइम्स। नोट्स अवेलेबल हैं पीडीएफ फॉर्म में, जो भी आपको पढ़ाया जाता है। और एक ग्रुप अलग से है, जो बच्चे सब्सक्राइब करते हैं 24/7 अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आपको मेंस को ध्यान में रखना है तो प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ग्रैब इट, द प्रैक्टिस बैच, जिसमें हर अच्छे लेवल से, बैंक है, एसएससी है, प्री मेंस, सारे टॉपिक वहां पर हैं। आई थिंक यहां से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। इतनी प्रैक्टिस मैं आपको यहां तक करा दूंगा। तो आप प्रैक्टिस बैच ले सकते हैं या फिर इन दोनों के कॉम्बोज ले सकते हैं 20% डिस्काउंट। और वीडियोज अवेलेबल हैं, सारे वीडियोज अगर आपको एक साथ चाहिए तो आप वीडियोज ऑन डिमांड सेक्शन ऑप्ट कर सकते हैं। आप जैसे चाहें देख सकते हैं उनको, ठीक है। कैन कैच मी ऑन माई म्यूजिक चैनल कपिल म्यूजिक बॉय। होप सो बहुत जल्दी एक नया वीडियो वहां डालूं। कल यहाँ पर भी एक सॉन्ग छोटा सा डाल दी थी क्लिप, चाहे तो देख लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर आप मुझे कैच कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स, कपिल म्यूजिक बॉय विद द सेम टाइटल। ट्विटर कपिल म्यूजिक बॉय। टेलीग्राम जरूरी है, पीडीएफ नोटिफिकेशंस से वोकैबुलरी जो स्टूडेंट्स हैं आप जरूर कनेक्टेड रहिए वहां पर। फेसबुक आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं। वुड लव टू सी यू प्रीटी सून नेक्स्ट वीक इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे कनेक्टेड। दिस इज कपिल देव शर्मा। Always welcome to my YouTube channel English by Kapil Dev Sharma. Thank you.